गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज आप लोग के सामने जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लेसन 4 द होम कमिंग। इसके पहले का जो लेसन आप लोगों ने पढ़ा है बेटा वो आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है, तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। लेसन 4 द होम कमिंग आपको पढ़ना है। द होम कमिंग यानी कि घर वापसी। ये स्टोरी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आप सबने सुना हुआ है। एक महान भारतीय कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथा लेखक, जितनी भी इनकी उपाधियां दी जाएं सब इनके लिए कम है। टैगोर जी को उनके गीतों की रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से उनको डिग्निटी भी दी गई, यानी उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और उनकी प्रमुख रचनाएं जिनमें द क्रिसेंट मून, चित्रा, हंग्री स्टोरीज, गीतांजलि आदि रही हैं। इसके अलावा हमारा जो नेशनल एंथम है उसको भी टैगोर जी ने ही लिखा हुआ है। उनकी उसी रचना के क्रम में आपको ये एक रचना द होम कमिंग आपके प्रोज के चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल रही है। एक बहुत ही मार्मिक चैप्टर है जिसमें ये दिखाया गया है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं तो बच्चा किस तरह से कुंठा से ग्रसित हो जाता है, किस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में दिखाई गई हैं। स्टोरी बेसिकली डिपेंड करती है एक बच्चा फटीक चक्रवर्ती जो 14 साल की उम्र का है, अपनी माँ के बार बार डांटने या बार बार गलत चीज़ों को व्यवहार के किसी अपने छोटे भाई के चीज़ों को सही समझने के चक्कर में बड़े का मार खाना, बार बार इन चीज़ों को सहते सहते काफ़ी उदंड और आलसी हो चुका है। किस तरह से उसकी माँ अपने बच्चे को एक सही रास्ते के लाने के चक्कर में अपने से दूर करती है, लेकिन वह देखती है कि उसका बच्चा उससे सही रास्ते पे ना आके वह उससे ही दूर हो जाता है। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। जो स्टोरी की शुरुआत है वो आपका शुरुआत जो है वो यहीं से है कि किस तरह से एक बच्चे की मनोभाव को हमको समझना चाहिए और हमें किस तरह से उस पर ध्यान देना चाहिए। फटीक चक्रवर्ती नाम का बच्चा गांव का सबसे शरारती बच्चा माना जाता है, जो कि जितने शरारती बच्चे हैं उन लड़कों के पूरे झुंड का वो सरदार माना जाता था। नदी के किनारे पर समतल मिट्टी थी, वहाँ पर एक लकड़ी का काफ़ी भारी गट्ठर रखा था और उस गट्ठर को वहाँ से अचानक से फटीक चक्रवर्ती के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस गट्ठर को मिलके यहाँ से खिसकाएं। तो इससे क्या होगा कि जो गट्ठर का मालिक है वो नाराज़ भी होगा और थोड़ा आश्चर्यचकित भी होगा कि आखिर यह सारा कार्य किसने किया। सारे बच्चों के सामने यह प्रस्ताव रखा जाता है। सभी इसमें आपसी सहमति देते हैं और कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हाथ लगाते हैं। जैसे ही वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, फटीक का छोटा भाई माखन वो आके उन लकड़ियों के गट्ठर पर बैठ जाता है। जैसे ही माखन उस पर बैठता है, एक लड़कों के झुंड में खुसर फुसर होने लगती है कि अगर कहीं हमने माखन को गिरा दिया तो फटीक कहीं गुस्सा ना हो जाए। फिर भी उसमें से एक लड़का हिम्मत करके धीरे से माखन को हाथ से धक्का लगाता है और उसे नीचे उतरने के लिए कहता है, परंतु माखन अपने आप में मगन रहता है। वो ये मान के आया रहता है कि आज देखते हैं कि बड़ा भाई किस तरह से छोटे भाई से जीतता है। अब बात दोनों भाइयों के गौरव सम्मान की आ चुकी है। दोनों भाई एक दूसरे के प्रति कैसे चीज़ें करेंगे इसको देखने लगते हैं। फटीक अपने सम्मान को बचाता है कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया, अगर मैंने इस समय कुछ भी नहीं किया, अगर माखन इसी तरह बैठा रहा और लकड़ी का गट्ठर नहीं हटाया गया तो सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे। इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं और अंत में फटीक अचानक से एक निर्णय लेता है और अपने ग्रुप के सारे बच्चों से कहता है कि 1 2 3 का नारा लगा के ज़ोर से इस गट्ठर को हिलाओ। सारे बच्चे उसकी बात सुन के सहमत लेते हैं और एक साथ वो गट्ठर को हिला देते हैं। गट्ठर अपनी जगह से हिल जाता है। सारे बच्चे खुशी के मारे ज़ोर से तालियां बजाते हैं, परंतु माखन नीचे गिर पड़ता है और बहुत गुस्से में भर जाता है।
फटीक जब माखन को इस तरह से देखता है तो फटीक को भी थोड़ा डर आ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है, परंतु वह बेपरवाह सा वहाँ खड़ा रहता है। माखन वहाँ से उठता है और तुरंत वो फटीक के ऊपर चेहरे को खरोचता है, हाथ पैर से उसे जितना वो मार सकता है उसे मार के रोते हुए घर की तरफ भाग जाता है। फटीक एक नदी के किनारे आके एक नाव के पास जाके बैठ जाता है और घास के पत्ते कुछ जो रहते हैं उसे चबाने लगता है। अचानक से एक नाव आके वहाँ रुकती है, उसमें से एक अधेड़ व्यक्ति उतरता है। फटीक से वह पूछता है कि चक्रवर्ती का परिवार कहाँ रहता है। फटीक उन्हें इशारा करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि फटीक ने एक्चुअली में किस साइड इशारा किया। उसके बाद फटीक के घर से नौकर आता है उसे बुलाने के लिए, वो उसे घर पर ले जाता है। फटीक जैसे ही घर पहुंचता है उसकी माँ उसे डांटती है कि तुमने माखन को दोबारा मारा। फटीक चिल्लाता है क्रोध में कि मैंने उसे नहीं मारा, उसने मुझे मारा है। लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े शैतान हो और तुमने ही माखन को मारा है, माखन ने तुम्हें नहीं मारा है। ये सब बातें चली रहती है कि वो अधेड़ व्यक्ति जो फटीक को नाव के नदी के किनारे मिला था वो अंदर आता है। उसे देखते उसकी माँ बहुत खुशी से चिल्लाती है, दादा ये फटीक के मामा जी रहते हैं जिनका नाम विशंबर रहता है। अचानक से आते हैं, उनको देख के सब लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन चूँकि वह फटीक की मदर की शादी के टाइम में वो बाहर रहते हैं तो वो बहुत दिन बाद आते हैं, मिलते हैं। फटीक जब उन्हें देख लेता है उसके बाद अंदर जाता है। फटीक की माँ उनसे सारी चीज़ें बताती हैं तो विशंबर उनके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि वो फटीक को अपने साथ लेके जाएंगे, वहाँ पे उसकी पढ़ाई लिखाई कराएंगे जिससे वो सही रास्ते पे आ सके। उसकी माँ इस बात के लिए तैयार हो जाती है। फटीक अपनी माँ से चिल्लाता है, रोता है कि माँ मुझे मत भेजो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। इसी क्रम में फटीक विशंबर के साथ आगे चला जाता है अपने मामा के घर। उनकी मामी, जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन उसकी मामी को फटीक का अपने घर पे आना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। वो फटीक से दिन भर सिर्फ धीरे धीरे काम करवाना शुरू करती हैं, घर के काम, उसे पढ़ने का समय नहीं देती हैं। और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा आलसी और इतना ज़्यादा वो काम करने लगता है कि उसे पढ़ाई का बिल्कुल समय नहीं मिल पाता, जिससे वो किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से कक्षा में नहीं दे पाता है। टीचर्स उसे खड़ा करते हैं, उसे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। बदले में उसकी इतनी पिटाई होती है कि उसकी कमर से लेके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। फटीक एक दिन डरते हुए इन सब चीज़ों से तंग आ जाता है और डरते हुए अपने मामा जी से पूछता है कि मामा मैं अपनी माँ के पास कब जाऊँगा। उसके मामा उसको बताते हैं कि फटीक आप जब छुट्टियाँ आएंगी तभी जाओगे। तो वो अपने मामा से कहता भी है कि छुट्टियाँ तो नवंबर में आएंगी, तो क्या मैं नवंबर तक यहाँ रहूँगा, और वो अभी बहुत दूर है। उसके मामा उसे समझाते हैं, हाँ तुम अपनी पढ़ाई करो और नवंबर के पहले तुम यहाँ से नहीं जाओगे। एक दिन अचानक से फटीक अपनी एक बुक यानी कि एक किताब खो देता है और घर पे आके जब वो बताता है तो उसकी मामी उसे बहुत नाराज़ होती हैं, उसकी बहुत पिटाई करती हैं और वो उससे बताती हैं कि मैं अपने घर का खर्चा उठाऊं या मैं तुम्हारा एक खर्चा अलग से उठाऊं। उसे बहुत कोसती हैं, बहुत मारती हैं, बुक खोल गायब होने के लिए, उसे खाने पीने के लिए नहीं देती हैं। फटीक बहुत दुखी हो जाता है, इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोता है। उसके शरीर से एक एक अंग में बहुत दर्द होता है। वो बच्चा 14-15 साल का वो बच्चा उस मार को सहन करके अपने कमरे में पड़ा रहता है। अगली सुबह जब सारे लोग उठते हैं तो देखते हैं फटीक घर में नहीं है। उसके मामा उसे बेचैनी से चारों तरफ तलाशना शुरू करते हैं, लेकिन फटीक का कहीं पता नहीं चलता। उसके मामा विशंबर पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस खोज के 1 दिन बाद फटीक को ले आती है, बिल्कुल मिट्टी में लथपथ, आंखें लाल, और उसे सहारा देके घसीटते हुए जब पुलिस ले आती है तो उसकी मामी और नाराज़ होती हैं और कहती हैं अब यही दिन मुझे देखना रह गया है, ये इस तरह से यहाँ आया है तो इससे अच्छा इसे अपने घर भेज दो। फटीक गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगा के कहता है कि मैं अपने घर ही जा रहा था, मुझे इन पुलिस वालों ने घसीट के यहाँ ले आके पटक दिया। उसके मामा उसे ले जाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं और उसे बिस्तर पर लिटाते हैं। फटीक
बिल्कुल बुखार में तपता रहता है। डॉक्टर आते हैं, उसे दवा देते हैं, लेकिन फटीक बार बार नींद में उसी बुखार में चिल्लाता है। जब पानी के 3 फीट ऊपर, पानी के 3 फीट नीचे। फटीक नदी के किनारे बने जब स्टीमर चलते हैं तो वहाँ पे जो नाविक इस तरह के नाप को, निशान को बताते हैं, उन्हीं सारी बातों को याद करके सपने में बड़बड़ाता रहता है। इसी तरह से पूरी रात बड़बड़ाते हुए उसकी निकलती है। उसके मामा विशंबर उसकी इस स्थिति को देख के रोने लगते हैं, उसके हाथ को अपने हाथ में लेके बैठ जाते हैं। सुबह फटीक को थोड़ी देर के लिए होश आता है। वो अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखता है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं दिखाई देती। वह अपनी आंखें बंद करके फिर तकिए पर सर रख के सो जाता है। उसके मामा उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को बुलवा लिया है। फटीक को देखने फिर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर उनसे बताते हैं कि फटीक की हालत काफ़ी नाजुक है, जो कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है और दुखी है। फटीक की माँ बहुत तेज़ी से उसी दिन शाम तक पहुँचती हैं। सीधे वो फटीक के कमरे में जाती हैं और चिल्लाती हैं, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, फटीक देखो मैं आ गई हूँ बेटा, उठो, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें घर लेके चलूँगी। फटीक अचानक से अपनी आंखें खोलता है, अपनी माँ को देखता है और कहता है, ओह माँ, लगता है छुट्टियाँ आ गई हैं। और इसी के साथ वो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बिल्कुल लेट जाता है और उसकी माँ रोने लगती है। तो बच्चों, ये आपकी पूरी स्टोरी थी होम कमिंग की, घर वापसी कैसे होती है, कि किस तरह से बच्चों को उनकी कुंठाओं को ग्रसित होकर उन्हें अपने से दूर ना करके उनकी चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है कि वह क्या सोचते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा आपका लेसन 4 होम कमिंग, जो आके आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका मैं पोइट्री से आपका नेक्स्ट चैप्टर पुटअप करूँगी। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए और हेल्दी बने रहिए।